नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के नीरज कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ दूरदर्शन न्यूज़ के स्टूडियो में। अभी हाल फिलहाल के अगर बजट के लिहाज से बात की जाए, किस प्रकार के आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड घोषणाएं की गई और क्या कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं खासतौर से इस वित्तीय वर्ष के लिहाज से? ये विभाग पहले विनिवेश विभाग के रूप में जाना जाता था, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के रूप में। गत बजट में इसके एक स्वरूप और इसकी एक सोच को नया रास्ता दिया गया। भारत सरकार के जितने भी विनिवेश हैं, बहुत सी संस्थाओं में, संस्थानों में, कंपनियों में, उसके मैनेजमेंट का इशू है। जितना अच्छा उसका प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, उतने ही हम उसे बेहतर उसका वैल्यू मार्केट में ला सकते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट भी करके हम उससे बेहतर संसाधन जुटा सकते हैं विकास कार्यों के लिए। इस फोकस को जब लाया गया तो पिछले बजट में इसकी परिकल्पना को क्लियर किया गया, रखा गया और इस बजट में उसको और परिष्कृत करके, और अच्छा करके उस सोच को दिखाया, सोच के संबंध में बजट में घोषणाएं की गई जी। अगर बजट की घोषणाओं को हम देखें तो इस बात पे जोर दिया गया कि हम जितनी भी हमारी कंपनियां हैं उसमें हम उनकी लिस्टिंग करें जी, उन्हें मार्केट में ले जाएं, पब्लिक में उनके शेयर्स को बांटें और पब्लिक जब उनके शेयर्स को लेगी तो उनकी सही वैल्यू, सही मूल्यांकन उसका पब्लिक के सामने आएगा और वैल्यूज अनलॉक होंगी जी। सर, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है बजट में प्रपोजल्स के लिहाज से भी जो लक्ष्य तय किए गए हैं डिसइन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो लक्ष्य बीते अगर सालों के लिहाज से बात की जाए, लंबे समय से वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए बीते वित्तीय वर्षों में, और अभी के लिहाज से भी जो लक्ष्य के बड़ा महत्वाकांक्षी नजर आ रहा है, किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, लक्ष्य के ही परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था कि लक्ष्य 72,000 करोड़ के करीब का लक्ष्य है, जो ये दिखाई देता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। औसतन 20-21 हजार करोड़ से ज्यादा किसी वर्ष में विनिवेश नहीं हुआ है जी। गत वर्ष जब इसको निवेश प्रबंधन के रूप में देखा गया तो उसके परिणाम भी सामने आए हैं जी। इस वर्ष हम अब तक लगभग 38,000 करोड़ रुपए के विनिवेश कर चुके हैं और लगभग 45,000 की ओर, जो इस साल का लक्ष्य है, पहली बार संभवतः हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन 72,000 का लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। उसी दृष्टि से मैं कह रहा था कि बजट में उसके लिए कुछ रूपरेखा और स्पेसिफिक घोषणाएं भी की गई हैं जी। जैसे मैं कह रहा था कि लिस्टिंग, तो हमारी जो प्रॉफिट मेकिंग बड़ी कंपनियां हैं, 3 कंपनियों का नाम भी बजट में लिया गया है जी, जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं। जब हम उन्हें लिस्ट करते हैं तो उनका 10% से 25% तक अंश हम पब्लिक में बेचते हैं। तो एक तो पब्लिक की भागीदारी बढ़ती है, अगर उनमें संसाधन है, उनमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उसको हम एक तरीके से पब्लिक से शेयर करते हैं जी। साथ ही जब पब्लिक उसमें भागीदारी करती है, उसकी ट्रेडिंग होती है, तो उनकी वैल्यूज, रियल वैल्यूज अनलॉक होती है और रियल वैल्यू कंपनी की क्या है उसका एक तरीके से मार्केट वैलिडेशन होता है। तो ये हमें विनिवेश में भी मदद करेगा और इन कंपनियों की भविष्य की ग्रोथ में भी हमें मदद करेगा जी। तो सर, जिस तरह से रेलवे के 3 बड़े पीएसयूज का जिक्र भी बजट में है, आपके पास जो पीएसयूज वगैरह उसमें कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो प्रॉफिट मेकिंग की स्थिति में है, एक कुछ वीक है, एक इसके अलावा सिक की स्थिति में भी आते हैं, जो बीमार पीएसयूज है। इन तीनों को लेके क्या अलग अलग प्रकार की कार्य योजनाएं हैं या एक समान तरीके से इस पर आगे बढ़ा जा रहा है? किस प्रकार से आने वाले समय में आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे? अगर आप मुझे अनुमति दें जी, तो मैं 4 घोषणाएं जो बजट में है, बिल्कुल, जो सीधे विनिवेश से जुड़ी हुई हैं और उसका पब्लिक से भी सीधा संबंध बनता है। एक तो मैंने लिस्टिंग की बात कही, और लिस्टिंग हम केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों की ही करते हैं। जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, अच्छा चल रही हैं जी, उनके संसाधनों को हम पब्लिक से बांटने की नीति अपनाते हैं और उसे विनिवेश के माध्यम से पब्लिक में ले जाते हैं जी। दूसरी जो घोषणा है वो स्पष्ट ये है कि हम मर्जर और एक्विजिशंस को भी बढ़ावा देंगे। जहां जहां कंपनियां अलग अलग कार्य कर रही हैं और उनमें एक तारतम्य है, उनमें एक संबंध है उनके कार्यों का, जहां
आगे या पीछे की दिशा में अगर उनको जोड़ा जाए तो वो एक जो इकाई बनेगी उसमें लाभ कहीं अधिक होगा। जैसे पेट्रोलियम कंपनियों का जिक्र किया गया जी। तो इस तरीके के हम बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जो एक सेक्टर में भी हो सकते हैं, अक्रॉस द सेक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। और ये एक सही आर्थिक व्यवस्था है। अगर आप निजी क्षेत्र में देखें तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के मर्जर एंड एक्विजिशन एक वर्ष में होते हैं, और हम पब्लिक सेक्टर में जहां हमारी 350 के करीब कंपनियां हैं उनमें हो सकता है बहुत छोटी कंपनी खुद में मजबूत ना हो, लेकिन जब बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ेगी तो दोनों ही चीज़ों का विकास होगा। उनमें एक वैल्यू चेन बनेगी, उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं रोक के पूछ रहा हूँ, क्या जो सिक PSUs हैं उनको प्रॉफिटेबल PSUs के साथ में मर्ज करने जैसे एक पॉलिसी के लेवल की आप बात कर रहे हैं, या ये कुछ अलग चीज़ है? देखिए, ये पॉलिसी ये है कि जिस तरीके से भी आर्थिक दृष्टि से लाभ बढ़ता हो जी, और उन कंपनियों के कार्यप्रणाली में गुणोत्तर सुधार होता हो, उनका फाइनेंशियल वायबिलिटी या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हो, हम वही करने की बात कर रहे हैं। ये कमजोर कंपनियों को ठीक करने की कोई नीति नहीं है यहाँ पे। मर्जर एंड एक्विजिशन वहाँ है जहाँ इकोनॉमिक रैशनल है उसका। ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशंस को हम प्रमोट करेंगे जी। तीसरी चीज जो कही गई है वो ये कहा गया है कि हम प्योर इक्विटी का डाइवेस्टमेंट करते रहे हैं। अब हम ETF या ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे जिसमें जन सामान्य सीधे भागीदारी करने में ज़्यादा इच्छुक है जी। तो जो एक ETF का हम अभी FFO लाए थे उसमें 2,70,000 आम निवेशकों ने 2 लाख रुपए से कम के निवेशकों ने उसमें निवेश किया और लाभ कमाया, क्योंकि उसमें 14.5% का रिटर्न है। तो हम ऐसे और इंस्ट्रूमेंट को लाएंगे। जब आप इन सबको देखेंगे मिला के, इंश्योरेंस कंपनी की लिस्टिंग की भी है उल्लेख है, तो ये जो वो नए दिशाएं दी हैं बजट ने, उन दिशाओं के माध्यम से चलकर हम 72,000 करोड़ के लक्ष्य की परिकल्पना कर रहे हैं जी। इस तरह एक शब्द इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, क्या ये शब्द है और इसमें क्या इस प्रकार की भी बात है कि ऐसे PSUs में क्या सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है वो 50% या उससे ज़्यादा को भी खत्म कर सकती है और जो मैनेजमेंट के पावर्स हैं वो भी किसी निवेशक को दे सकती है? क्या चीज़ है ये? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि सरकार कुछ कंपनियों को मैनेजमेंट के साथ बेचने का निर्णय कर रही है, तो क्यों कर रही है और इसमें हमारा निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि जिन कंपनियों में हमें लगता है कि निजी क्षेत्र में जाने से अधिक पूंजी आएगी, बेहतर मैनेजमेंट आएगा, नई तकनीकी आएगी और उनका जो आज कार्य क्षेत्र है वो कहीं बड़ा हो सकता है, उनका एक्सपेंशन हो सकता है, उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, और भारत सरकार की दृष्टि से वो नेशनल इंटरेस्ट में कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक कंपनियां नहीं हैं जिसे भारत सरकार स्वयं चलाए जी। तो ऐसे व्यवसायों को बेहतर व्यवस्था के लिए, उनको एक्सपेंशन देने के लिए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए जी, मैनेजमेंट के साथ उन्हें बेचा जाएगा, उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये गत वर्ष पॉलिसी आई थी, उसमें हम लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी कहा गया है कि वो पॉलिसी बनी रहेगी यथावत जी। तो क्या इसमें नीति आयोग का भी एक बहुत बड़ा रोल है और अभी तक ये बात जो पॉलिसी लेवल पे जो मान ली गई है ये कहाँ तक पहुंची और कब ये जमीन पर उतरती नजर आएगी, कितना वक्त लग सकता है इसमें? नीति आयोग को मुख्य दायित्व ये दिया गया कि जितनी भी PSUs हैं उनके कार्य को मूल्यांकित करते हुए ये देखें कि क्या कोई ऐसा कार्य तो नहीं करती हैं जो राष्ट्रीय हित में सरकार को स्वयं करना हो, और अगर ऐसी नहीं है उनको बेचने से कहीं मार्केट में कोई डिस्टॉर्शन पैदा तो नहीं होता जी। यानी पूरे समग्र दृष्टि से वो कौन सी कंपनियां हैं जिसमें मैनेजमेंट भारत सरकार को बेच देना चाहिए जी, और उनका प्रथम चिन्हन, प्रथम रूप से उनका सिलेक्शन या सजेशन नीति आयोग को देना है। नीति आयोग ने वो रिपोर्ट हमें दी है, उसके आधार पर सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं सिद्धांता कि हम इन इकाइयों को, इन PSUs को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से जी उनको आगे देखेंगे। क्या आप अभी इस स्थिति में हैं कि वो नंबर्स बता सके कितनी इकाइयां हैं या कौन से मुख्य से नाम है? देखिए, बेचने से पहले ये आकलन करना बहुत आवश्यक है कि उनकी क्या वैल्यूएशंस हैं, उनकी क्या बेचने की संभावनाएं हैं,
क्या बेची जानी चाहिए इन वैल्यूज पे या नहीं। तो अभी जो निर्णय है वो सैद्धांतिक निर्णय है जी। इन सैद्धांतिक निर्णय के आधार पर जो भी हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, जो उनका आकलन कर रहे हैं, उसको लेके हम दोबारा कैबिनेट जाएंगे जी। और उसके अंतिम निर्णय के बाद हम वो लिस्ट आपको दे पाएंगे जी। कि ये वो इकाइयां हैं जिनको हम सेल करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि सरकार के जो खर्चे हैं उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, और पैसे आखिर कहां से आएंगे ये अपने आप में बड़ी चीज है। और सरकार को अपने सीमित संसाधनों के आधार पर ही उस जगह को खोजना होता है जहां से वो पैसा प्राप्त कर सकती है। इस पर विस्तार से बातचीत नीरज कुमार गुप्ता जी के साथ हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नाराई लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर। और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। एनआरआई लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, एनआरआई शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत एनआरआई शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर एनआरआई सेल में ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकती है। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी एनएमडीएफसी की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब?
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद और हमारे साथ आज मौजूद हैं नीरज कुमार गुप्ता जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को लेकर। सर, आपसे लगातार हम बात कर रहे थे। इस हिस्से में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, खास तौर से उनको लेके किस प्रकार की कार्य योजना, क्योंकि कहा जाता है कि जब इस प्रकार के जब IPO से अन्य चीज़ें जब आप मार्केट में आती हैं तो वो निवेशक शायद दूर रह जाता है, बड़े प्लेयर्स कई बार हिस्सा ले पाते हैं। क्या उनके हितों को ध्यान रखने की कोई योजना खास तौर से? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन भारत सरकार की ये नीति है कि निवेशकों को पृथक से एक रिजर्वेशन देके उनकी बिड्स आमंत्रित की जाए। जी। अमूमन सेबी की जो रेगुलेशन ये है, किसी भी विनिवेश में हम 10% तक मिनिमम हमको रिटेल निवेशकों को या छोटे निवेशकों को भागीदारी देनी होती है। जी। लेकिन भारत सरकार ने अपने स्तर से इस 10% के स्थान पर 20% की व्यवस्था की है। तो हम जब भी विनिवेश करने जाते हैं 20% उसमें से रिटेल निवेशकों को या छोटे निवेशकों के लिए हम लोग रखते हैं। जी। इसके लिए एक अलग विंडो खोलते हैं, 1 दिन से ज़्यादा समय देते हैं उनको, जिससे वो संसाधनों की व्यवस्था अगर उन्हें करनी हो तो करें। और OFS जो एक सबसे लोकप्रिय तरीका है, हम जब नोटिस देते हैं मार्केट में तो 1 दिन बाद रिटेल के लिए विंडो अलग से खोलते हैं। इस प्रकार की कोशिश में जो कंसर्न PSUs के जो कर्मचारी हैं, क्या उनके भी किसी प्रकार के हितों को ध्यान रखा गया है? कर्मचारियों के लिए एक पृथक ही व्यवस्था है। जी। जो भी इशू का साइज होता है उसके 0.5% शेयर केवल एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। ओके। और वो एम्प्लॉयज़ के शेयर हम अलग से जब OFS हो जाता है तो उसके बाद लाते हैं। उन शेयर्स में हमें उसमें भी ये व्यवस्था थी कि एक एम्प्लॉय 2 लाख रुपए तक का ही आवेदन कर सकता था। जी। लेकिन उसको भी अब शिथिल किया है। एम्प्लॉयज़ अब 2 लाख से अधिक के आवेदन कर सकेंगे, लेकिन पहले हम उन एम्प्लॉयज़ को दे देंगे जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का आवेदन किया है। फिर भी एम्प्लॉयज़ के लिए जो आरक्षित है वो शेयर्स अगर बचते हैं तो उन्हें हम 2 लाख से अधिक आवेदन करने वाले एम्प्लॉयज़ को देंगे और प्रोपोर्शनेटली देंगे। जी। मैं रिटेल के संबंध में एक बार पुनः आपको समझाना चाहूँगा कि रिटेल में हम 20% का आवेदन रखते हैं, रिजर्वेशन रखते हैं, जिसमें केवल रिटेल निवेशक ही, यानी सामान्य व्यक्ति जो 2 लाख रुपए तक ही आवेदन करना चाहता है वो करते हैं। और उसमें 20% अलग होता है, उसे 1 दिन का अधिक समय देते हैं। जी। उस समय पर वो आवेदन करते हैं, उसमें जो बच जाता है उसी को हम इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। जी। आप जो एक तरीके से लिस्टिंग का प्लान बनाया हुआ है, काफ़ी महत्वाकांक्षी लिस्ट आपके पास में होगी, आपने कुछ प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया कि क्या वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इस प्रकार की कोशिश के साथ आप बाजार में नजर आएंगे या फिर मार्केट का रुख देखने के साथ में स्ट्रेटेजिकली आप लोग तय करेंगे? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये आपको समझना होगा कि मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी। और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए ही हमें विनिवेश के कार्य करने होते हैं। जी। तो ये निर्णय मार्केट को देख के करते हैं। लेकिन अगर आप 2016-17 को देखें तो हम अप्रैल से लेके अब तक क्रमशः विभिन्न अवसरों पर 13 बार मार्केट में गए हैं और 38,000 करोड़ रुपए का हमने विनिवेश किया है। तो इसको मैं इस तरीके से तो कहने में संभव नहीं है कि हम कब करेंगे, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि पूरे वर्ष में जो भी अनुकूल समय और अवसर मिले उस समय सही निवेश के निर्णय लिए जाए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जानेंगे आखिर जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए क्या कोई विशेष योजना है, क्या कोई विशेष प्रयास हम आने वाले समय में देख पाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी? सूर्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार गुप्ता जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। सर, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से क्या कोई विशेष कार्य योजना पे आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि जब आप बाजार में जाते हैं तो आपके लिए आपको एक ऐसा सोच के साथ जाना पड़ता है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित कर सके। विदेशी निवेशक अपने निवेश के निर्णय स्वयं लेते हैं जी। हमारा ये प्रयास होता है कि हम रोड शोज़ के माध्यम से जो भी इंडिया में निवेश करते हैं ऐसे फंड्स को हम बताएं कि हमारे विनिवेश के क्या क्या संभावनाएं मार्केट में आ रही हैं, और उन संभावनाओं को लेकर जब हम मार्केट में जाते हैं तो उससे पहले उन सब को संपर्क करने की कोशिश करते हैं जी, जिनमें इंडिया में इक्विटी में निवेश करने में इंटरेस्ट है जी। मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगा कि अमूमन 30% तक जो हमारा विनिवेश है उसमें FIIs यानी विदेशी निवेशक उसको खरीद रहे हैं। तो ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है जी, और जो इंडिया के PSU सेक्टर का जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है और एक परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी है जी, उसके देखते हुए विदेशी निवेशक आकर्षित हुए हैं और वो अपना सेक्टर देखते हुए एक्सपोजर करते हैं जी। ये इस समय पे भी इस पे भी निर्भर करता है कि उस समय पे उस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है जी। सर, एक्सचेंज ट्रेड फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं और उस पर आने वाले समय में किस तरह से और ज़्यादा आप लोग काम करते नजर आएंगे? देखिए, ETF एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंट नया है इस देश में। ETFs आपने सुने होंगे, लेकिन जितने भी ETF इस देश में हैं उन सब की वैल्यू अगर हम मोटे शब्दों में कहें जी, तो करीब 35,000 करोड़ है। जबकि अगर ग्लोबली देखें तो इनकी वैल्यू करीब $3.5 ट्रिलियन है जी। और जो विकसित मार्केट्स हैं उनमें ETF होता क्या है कि बहुत सी कंपनियों का एक मिला हुआ जो प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एक यूनिट में उस 10-12 कंपनियों की जी कुछ न कुछ अंश होते हैं, उसको हम ETF कहते हैं। ये इक्विटी की तरह मार्केट में बिकता है और ख़रीदा जाता है। टैक्स भी इसमें जैसे इक्विटी होती है, शेयर होता है, उसी की तरह से लगता है जी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि अगर आपने 10 कंपनियों का एक ETF है तो 10 कंपनियों की प्रॉफिट एंड लॉस का जो मिश्रित रूप होगा जी, वो इस ETF की प्रॉफिटेबिलिटी होगी जी। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम पड़ता है, स्टेबल रिटर्न मिलते हैं जी। और ETF एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में विकसित हो रहा है जिसमें रिटेल निवेशक या छोटा निवेशक जी बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा है। जी सर, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि राज्यों के जो PSUs हैं जो बुरी अवस्था में हैं उन पे सीधे तौर पे कंट्रोल नहीं, लेकिन क्या फिर भी इस दिशा में केंद्र सरकार को सोच रही है कि उन पे राय दी जाए, उनके साथ में बैठ के बात की जाए, उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें लागू करने के बारे में? देखिए, जहाँ पर राज्य सरकारों का कोई संदर्भ होता है वहाँ ज़रूर हम उन्हें परामर्श दे सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के PSU केवल उन्हीं के नियंत्रण में है। बहुत से ऐसे ज्वाइंट वेंचर हैं जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की भागीदारी है, वहाँ सम्मिलित चर्चा के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। जी, चलते चलते पहले एक आखिरी सवाल आपसे कि जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपने रखा हुआ है 72,500 करोड़ रुपए का विनिवेश से प्राप्त करने को, आपको लगता है कि आप वो चीज़ें इस वित्तीय वर्ष में कर पाएंगे या कुछ
दिक्कतें महसूस हो सकती, क्या कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? इंश्योरेंस कंपनी की लिस्टिंग, नई कंपनियों की लिस्टिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, नए ETF के माध्यम से विनिवेश और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट, ये सब जो नए नए आयाम खुले हैं विनिवेश या निवेश प्रबंधन के, इनके माध्यम से ये पूरा प्रयास होगा कि हम लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपसे और सरकार को है कि आपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और सरकार के पास में इतना पैसा हो कि जन कल्याण में वो पैसा इस्तेमाल हो सके। बहुत शुक्रिया नीरज जी अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीरज कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सरकार ने कार्य योजना बनाई हुई है अपने पास पैसे की मात्रा को बढ़ाने के लिए। लंबे समय से तमाम ऐसी नीतिगत फैसले जो किन्हीं वजहों से लटके पड़े थे उनको और प्रभावी तरीके से लागू करके, ताकि सरकार के खजाने में इतना पैसा हो कि जनता के जन कल्याण के लिए वो उस पैसे को खर्च कर सके। तो आज सीधा संवाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।